अब तक हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें हम मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे रेस्पेक्ट में अगर रुका हुआ है तो हम कहते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। वहीं अगर वही बॉल मूव करने लगता है तो अगर उसका स्पीड v होता है तो हम कहते हैं कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है इस केस में ये बराबर होता है हाफ इंटू इसका मास इंटू ये जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड का स्क्वायर। उसी तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था कि अगर मान ले ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कुछ ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगा। अगर हम मानते हैं कि यहां पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये PE1 है और साथ ही साथ यहां पर इसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी PE2 है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर रखा गया है और ऊपर चढ़ाने के लिए इस पे कुछ काम करना पड़ेगा, वही काम इसके पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर्ड रहेगा। तो यहां पर हम कहते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों केसेस में, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो, और ये डिस्टेंस, ये हाइट अगर h होता है तो हम कहेंगे ये बराबर होता है इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस रीजन में जो है। सो एक छोटे डिस्टेंस के लिए या छोटा हाइट के लिए ये कांस्टेंट हम मानते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू जो हाइट है वो, आप इसे चेंज इन हाइट भी कह सकते हैं। सो ये डेल्टा एच है, चेंज इन हाइट, इन दोनों हाइट्स के बीच में जो डिफरेंस है ये। देखिए हाइट क्या है, हम कहीं से भी नाप सकते हैं ना। इसका हाइट अगर मैं यहां से नापता हूं तो इट हैज सम हाइट, इसे हम कंसिडर करेंगे, इसका कुछ हाइट है, किसी कुछ हाइट में इसे रखा गया तो इसे मान ले h1 हमने मान लिया। उसी तरह से इस हाइट को हम h2 कहेंगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा डेल्टा एच। तो इसीलिए ये जो चेंज इन हाइट का कॉन्सेप्ट आता है ये यहां पर आता है। अब हमें पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व्ड रहता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर बाहर से कोई इंटरेक्शन ना हो, मान ले एक ऑब्जेक्ट है, इसमें बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, ये कंजर्व्ड रहेगा। बाहर से इंटरेक्शन मतलब कि बाहर से कोई इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसे धकेल नहीं रहा हूं इस डायरेक्शन में या फिर नीचे की तरफ। सो कोई इसे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा इस पे। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा? जो नेचुरल फील्ड्स है, फोर्स फील्ड्स है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड अगर फोर्स अप्लाई करे, या फिर मान ले कि इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर ये चार्ज्ड बॉडी हो, तो उस तरह के केसेस में उन फील्ड्स को हम कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। सो उस तरह के केसेस में जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व्ड रहेगा इस बॉडी का, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, जैसे कि ये इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, उन दोनों का जो समेशन होगा, टोटल होगा जो, वो कंजर्व्ड रहेगा। तो इसी को शो करने के लिए मान ले एक ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन जगह पे, यहां पे एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मान ले अभी इसका जो स्पीड है ये u है, u स्पीड से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। सो ये कुछ देर बाद गिरते हुए यहां पर पहुंच गया, तो इसका स्पीड तो डेफिनेट सी बात है कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है यहां पर मान ले। तो अब यहां पर इस जगह पे इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा, साथ ही साथ यहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगा। तो चलिए यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है EP1, इसका कुछ वैल्यू होगा, आगे हम कंप्यूट करेंगे। वैसे इसे कंप्यूट नहीं करेंगे बल्कि दो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, जैसे यहां पर हमने बात किया, उस डिफरेंस को हम पता करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा EK1। सो ये बराबर होगा हाफ इंटू इसका मास इंटू इसका स्पीड का स्क्वायर। तो स्पीड तो यहां पर u है, सो u स्क्वायर्ड। यहां पर इस जगह पे पहुंचते हुए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, चलिए मान लेते हैं ये है EP2, और साथ ही साथ इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये हो गया EK2, और ये बराबर होगा हाफ इंटू मास इंटू अभी इसका जो स्पीड है जो कि v है उसका स्क्वायर। हमें ये देखना है क्या इन दोनों का सम और साथ ही साथ इन दोनों का सम, ये दोनों क्या बराबर होंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया यहां से यहां तक जो गिरा, ये जो डिस्टेंस है ये h है। तो हम अब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से यहां u और v को इंटर रिलेट कर सकते हैं। देखिए एक्सीलरेशन यहां पर इस डायरेक्शन में इतना है, g है, और ये h हाइट नीचे गिरा या h डिस्टेंस गिरा। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं
फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर्ड माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन, जो कि यहां पर जी है, लेकिन साइन कन्वेंशन अगर फॉलो करें तो नीचे का डायरेक्शन अगर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो यहां पर जी को नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। सो 2 इंटू नेगेटिव जी इंटू एच। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, ऊपर से नीचे हुआ एच। सो ऊपर से नीचे, नीचे की तरफ डायरेक्शन, तो इसे नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एच। यहीं से आगे हम कह सकते हैं कि वी स्क्वायर्ड माइनस यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। तो इन दोनों को हम इंटर रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। आप यहां पर देखें कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, दोनों पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस, वो कितना होगा। सो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो इतना होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर हो जाएगा एम जी एच के, क्योंकि हाइट जो है ये एच है। यहां से अगर आप देखें तो इसका हाइट 0 मानेंगे और यहां पर देखें तो ये एच होगा, तो चेंज इन हाइट जो है वो एच हो गया। सो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल एनर्जी को EP2 कहता हूं, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगा EP1 वो कितना होगा, देखें वो होगा EP2, यहां जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां से यहां हम कंसीडर करें तो वो कितना होगा, वो mgh होगा। प्लस क्यों, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना ही है, ऑब्वियस सी बात है, वो ज्यादा होगा ही क्योंकि वो ऊपर है। सो प्लस mgh। अब अगर आप यहां पर टोटल एनर्जी देखते हैं, सो E1 टोटल एनर्जी यहां पर, सो E1 इसका टोटल एनर्जी, ये बराबर हो जाएगा EP2 प्लस mgh प्लस हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर्ड। उसी तरह से यहां जब टोटल एनर्जी आप देखेंगे, यहां से टोटल एनर्जी इसका जो होगा, चलिए E2 हो गया, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखें ये बराबर हो जाएगा EP2 प्लस यहां पर ये इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर्ड। यहां से अगर आप वी स्क्वायर्ड को यू स्क्वायर्ड से सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहां से आगे आप कहेंगे कि वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2gh प्लस यू स्क्वायर्ड। तो अगर इसी वैल्यू को हम यहां वी स्क्वायर्ड में सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम कहेंगे कि ये बराबर हो गया EP2 प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर्ड के जगह ये वाला वैल्यू, सो 2gh प्लस यू स्क्वायर्ड। यहां से आगे बढ़ते हुए आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर हो जाएगा EP2 प्लस यहां पर हाफ m को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो जैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा mgh प्लस अब इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे हाफ m यू स्क्वायर्ड। आप यहां इन दोनों को कंपेयर कर लें। इस पोजीशन 1 में यहां पर जब था तो इसका टोटल एनर्जी जो था इतना था, अब गिरते हुए यहां तक पहुंच गया, अब भी इसका टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब भी उतना ही है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम था वो यहां पर भी उतना ही होगा। टोटल एनर्जी जो है वो इस पूरे प्रोसेस में कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि यहां एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रहता है यहां पर, उसके कारण रेजिस्टेंस होता है और कुछ एनर्जी डिसिपेटेड हो जाता है पूरे सराउंडिंग्स में हीट एनर्जी के तौर पे, और साथ ही साथ ड्यू टू रेजिस्टेंस जो एयर मॉलिक्यूल्स को जो वेलोसिटी मिलता है उसे जो काइनेटिक एनर्जी मिलता है। सो यही सब कारण होता है कि उतना स्पीड यहां पर नहीं रहता है जितना कि हम थियोरेटिकली पता करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह के कारण जो है वो एनर्जी थोड़ा घटते जाता है समय के साथ साथ, क्योंकि सराउंडिंग्स जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। वैसे हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वो होता है बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में। तो जैसे ही आप इसे आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे तो किसी के साथ आप इंटरैक्ट करने नहीं देंगे इस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। दैट मीन हमें इसे वैक्यूम चैम्बर में गिराना होगा। उस तरह के सिचुएशन में तब आप पाएंगे कि नहीं ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है वो इतना था शुरू में और टोटल एनर्जी बाद में भी इतना ही रहेगा अगर रेजिस्टेंस वगैरह को हम हटा दें तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले चलिए एक आसान सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल कि एक बॉल ये ऊपर छत पे रखा हुआ है और आगे इसे गिराया गया, ये 10 मीटर नीचे गिरा। सो यहां से यहां तक का जो हाइट है या जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर का, 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो जब ये नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल नीचे गिरेगा, तो गिरने के बाद ये सराउंडिंग्स में कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये गिरेगा तो गिरते हुए इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए ठीक इसे टच करने से पहले, इस ग्राउंड को टच करने से पहले इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे ही ये ग्राउंड से टकराएगा वैसे ही सारा एनर्जी, साउंड एनर्जी और फिर वाइब्रेशनल एनर्जी और हीट एनर्जी के तौर पे ये डिसिपेट कर देगा। तो सवाल यह है कि ये कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो यहां पर इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो थोड़ा लेंथी होगा जब आप काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, और दूसरा बड़ा आसान होगा जब आप यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां पर सबसे पहले काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कितना एनर्जी ये डिसिपेट करेगा। उसके लिए चलिए मान लेते हैं कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये u है, जो कि 0 होगा क्योंकि इसे फ्रीली गिराया गया, और फाइनल वेलोसिटी इसका जो है ये v है। इसे हम कंप्यूट करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी पता लगाएंगे। अब काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से आप कह सकते हैं कि v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं एक्सीलरेशन को कहूंगा, चूंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इसका एक्सीलरेशन, क्योंकि नीचे की तरफ है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव g। और यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, तो ऊपर से लेके नीचे, तो ये h नहीं कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव h कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा 2gh के। अब अगर फॉर्मूला से हम v स्क्वायर्ड पता करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा u स्क्वायर्ड प्लस 2gh। इस तरह से चूंकि u 0 है तो हम कहेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये 0 है तो v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू इतना हुआ। अब आगे चल के हम कहेंगे जो इसका काइनेटिक एनर्जी था, ठीक इसे टच करने से पहले ग्राउंड को, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना था, वो काइनेटिक एनर्जी था हाफ इंटू मास, हाफ इंटू इसका मास m है, मान ले m दिया गया है, मान ले कहा गया इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम का है। तो हाफ इंटू मास इंटू इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर जो है v स्क्वायर, वो तो हमने पता लगाया 2gh है। सो इसी से हम आगे कहेंगे ये जो काइनेटिक एनर्जी था यहां पर, ये काइनेटिक एनर्जी, सो इसी से आगे हम ये कहेंगे कि ये बराबर हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू v स्क्वायर्ड के जगह 2gh। सो यहां पर 2gh और आगे हम कहेंगे ये बराबर हो गया mgh के। और हम वैल्यूज अगर पुट करें तो मान ले g का वैल्यू ये कहा गया कि आप कंसीडर करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और आप पाएंगे कि ये बराबर हो जाएगा मास जो कि है 1 किलोग्राम का इंटू g जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू यहाँ पर h जो है ये 10 मीटर का है। तो आप ये पाएंगे एनर्जी जो होगा ये होगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू मीटर। यहां पर देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड ये न्यूटन होता है, सो हम आगे कहेंगे ये होगा 100 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, सो ये बराबर हो जाएगा 100 जूल के। सो ये 100 जूल एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एक सिंपलर वे है, हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा। आपसे कह दिया गया मान ले कि जो एरियल ड्रैग वगैरह है उसे कंसीडर ना करें। वैसे एरियल ड्रैग कंसीडर नहीं किया हमने, इसीलिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया। वैसे एरियल ड्रैग वगैरह रहेगा तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। सो हम जब इसे यूज कर रहे हैं इसका मतलब ही है कि एरियल ड्रैग वगैरह बाकी जो डिसिपेटिंग एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सारे एब्सेंट है, वो सारे फैक्टर्स। तो अब अगर ऐसा हुआ तो ये जो ऊपर से नीचे यहां तक गिरा, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा Pe1, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा Pe2। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां घट गया, घटना ही है, ऊपर से नीचे गिर रहा। जितना घटेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही बनेगा, या फिर कहे बढ़ेगा। यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, दैट मीन उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनेगा। 0 से कुछ बढ़ना मतलब उतना ही बनना, सो उतना ही काइनेटिक एनर्जी बनेगा। और वही गिरने के बाद चूंकि ये रुक गया यहां पर, तो सारा का सारा एनर्जी इसने डिसिपेट कर दिया। तो आप सिंपली यहां से कह सकते हैं कि जो एनर्जी ये डिसिपेट करेगा, मान ले E है वो एनर्जी जो डिसिपेट कर रहा वो E, ये बराबर हो जाएगा
जो काइनेटिक एनर्जी इसे मिला, और वो बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम यहां से कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा mgh के। हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। सो यहां से हम सिंपली इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। आपको इस तरह के काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज नहीं करने होंगे, और आगे चलते हुए हमें जो मिलेगा वो यहां से 100 जूल मिलेगा आंसर। अब आगे के वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे, जैसे कि पेंडुलम हो या फिर स्प्रिंग हो, उन सारे केसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे।